एक और खबर भी आई हुई है, वो उसका हवाला भी उन्होंने दिया ईरानी वजीर खारजा ने, और खबर आई है अमेरिका की 18 इंटेलिजेंस एजेंसियों की जानिब से। अमेरिका में ना 18 इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं जो काम करती हैं अमेरिकन नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के ज़ेरे असर। खबर यह है कि ईरान में रजीम चेंज मुमकिन नहीं है। ये 18 इंटेलिजेंस एजेंसियों की मुश्तरका रिपोर्ट आई है और ये खुफिया रिपोर्ट लीक हुई है वाशिंगटन पोस्ट में, और वहाँ पे ये रिपोर्ट छप गई है। और भी कोई रिपोर्टें छपी हैं। 13 मिनट की एक वीडियो है, वो वीडियो उसके बारे में क्या है मैं आपको भी बताता हूँ थोड़ी देर में। आप हैरान हो जाएंगे कि किस किस्म के हकायक अब सामने आना शुरू हो गए हैं और अमेरिका में से सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि ये रिपोर्ट एजेंसियों की कह रही है कि ईरान के खिलाफ जंग हर सूरत में नाकाम हो जाएगी। मिस्टर ट्रंप के एलची को भी खबरदार किया था कि जंग शुरू करने से पहले उनकी सौदेबाजी की पोजीशन बेहतर नहीं होगी। सवाल यह है कि क्या ये बातें सदर तक पहुंचाई गई थी? उन्होंने कहा जी कि सदर ने मशरिक़ वस्ता में एक दलदल में खुद को और अपनी फौज को फंसा दिया है, और नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप का कंधा इस्तेमाल करते हुए अमेरिका को जंग के अंदर धकेल दिया है। ये इस किस्म का इनका स्टेटमेंट है। इन्होंने जवाब दिया है डोनाल्ड ट्रंप को। अब आ जाए नाजरीन उस 13 मिनट की वीडियो की तरफ। ये अमरीकी वजारत खारजा के दफ्तर के साबिक सरबराह हैं और इनकी जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आया है, और जो तफसीलात इन्होंने बताई हैं वो बहुत हैरान कुन है। वो ये कहते हैं कि मैंने सुबह 13 मिनट की एक वीडियो देखी, CNN से नहीं बल्कि इसराइल के अंदर से एक हकीकी वीडियो मैंने देखी जो मीडिया पे भी नहीं आई। ये बिल्कुल वादे था कि इसराइल शदीद हमलों की जद में है। मेरा ख्याल है कि नेतन्याहू 90% वक्त जहाज के अंदर ही गुजारता है और मुसलसल प्रवास करता रहता है। वो मैदान जंग से अपने आप को दूर रखने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वो जानता है कि सबसे बड़ा हदफ वो खुद है। साथ ही उन्होंने बताया कि तिल अवीव इंतहाई शदीद और मुसलसल हमलों की जद में है। ये कोई लहर या वक्फे से होने वाला हमला नहीं है, मगर लगातार मुसलसल तौर पे बेरहमाना हमले हो रहे हैं इसराइल के ऊपर। मजीद ये कि इस 13 मिनट की वीडियो के आखिरी हिस्से में यह देखा जा सकता है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया है इसराइली फिजाई दिफाई मिसाइलों की फायरिंग कम होती गई है, और आखिर में आखिरी 60 सेकंड में कोई इसराइली दिफाई मिसाइल फायर नहीं हुआ। ईरानी मिसाइल सीधे दाखिल होकर अपने अहदाफ को निशाना बना रहे थे, जो वीडियो के अंदर उसने देखा। देखिए ये बात एक हकीकत है। पहले आप नेतन्याहू का दावा सुन लें, फिर ये हकीकत मैं आपके सामने रखता हूं। नेतन्याहू ने कहा कि हमने ईरान के सरकारी मराकज, जौहरी तनसीबात, कमांड सेंटर्स और फौजी अड्डों को तबाह कर दिया। इसके अलावा असला फैक्ट्रियां, मिसाइल डिपो और सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स को भी निशाना बना दिया। ये नेतन्याहू ने कहा है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि बहुत सारी जगहों पे डिकॉयर्स लगाए हुए हैं ईरानियों ने। ये लोग हैरान हो रहे थे, ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। ये हवा भर के खड़ा कर देते हैं हेलीकॉप्टर को, जहाज़ को, टैंक को, और मुख्तलिफ जगहों पे फैला देते हैं। तो दुश्मन ये समझता है कि जनाब ये तो नीचे वो इनका असलहा है, इनके जहाज़ हैं, इनके टैंक्स हैं, इनके हेलीकॉप्टर हैं, इनको तबाह करो। वो ऊपर से महंगे महंगे मिसाइल मारते रहते हैं और फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता। वो 1000 पाउंड का भी नहीं होता, $1000 का भी नहीं होता। ये चाइना बेशुमार बनाता। चाइना की एक छोटी सी फैक्ट्री रोज़ाना 1000 बना सकती है। बस इसके अंदर आपने हवा भरनी है एक मशीन के ज़रिए से, और 2 मिनट के अंदर आपका बेहतरीन तैयारा ज़मीन पे खड़ा होता है। और किसी भी सैटेलाइट में, किसी भी जहाज़ पर से देखने में, किसी भी सिस्टम से आप देखें तो आपको ऐसा ही लगता है कि जैसे वो नीचे जहाज़ है या हेलीकॉप्टर है या टैंक्स खड़े हैं या दिफाई निज़ाम है या जो भी है। वो ईरान ने डिकॉयर्स लगाए हैं, उनके ऊपर बार बार अमेरिका अटैक करता है। कई जगहों पे तो ज़मीन पे पेंट कर दिया उन्होंने। अमेरिका वहाँ पे अटैक करता है, पता चलता है कि वो तो जाली था, और बहुत महंगे मिसाइल वहाँ पे बरसा के वो निकल जाते हैं। नाज़रीन, ईरानी सिक्योरिटी कौंसिल के सरबराह अली लारंजानी ने एक दावा किया है कि उनके पास ये रिपोर्ट्स हैं कि अमरीकी फ़ौजी कैद किए गए, यानी उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है। कुछ उन्होंने खुद दावा किया, कुछ उन्होंने कहा जी मेरे पास ये रिपोर्ट्स हैं। तादाद उन्होंने नहीं बताई, लेकिन उन्होंने कहा कि अमरीकी फ़ौजी गिरफ्तार किए गए हैं। अगर ऐसा है तो आपको आने वाले दिनों में इसकी वीडियो नज़र आ जाएगी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको कंफर्म करूं कि जहां ईरान ने यह कहा था कि हम अरब ममालिक के ऊपर अटैक नहीं करना चाहते, हम मादरत चाहते हैं क्योंकि हमें अटैक करना पड़ता है उस वक्त जब उनकी सरजमीन से हम पे अटैक होता है, तो गुज़िश्ता रात को दोबारा ईरान ने अटैक किया है। अब रात को लेट नाइट ये इंफॉर्मेशन आई कि ईरान ने बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब और इराक में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर हमले किए। ये हमले उन बेसिस के खिलाफ किए गए जो गुज़िश्ता शाम ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हुए थे। जो अड्डे ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हुए उनके ऊपर उन्होंने वापस अटैक कर दिया। अब देखें ना, इन अरब ममालिक की सूरत हाल ये है कि ये अमेरिका को मना कर नहीं सकते, इसराइल को रोक नहीं पा रहे,
वो यहाँ से अड्डे इस्तेमाल करते हुए ईरान पे अटैक कर रहे हैं, उधर से ईरान वापस अटैक करता है तो ये माइंड करते हैं कि जी हमारी सरजमीन पे अटैक क्यों हो रहा है। ये बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन है। अब इसमें पूरा रीजन जल के खाक हो सकता है अगर होश के नाखून इन लोगों ने ना लिए। अमेरिका तो वापस चला जाएगा अपने फौजी लेके, अपने बैरी जहाज लेके, खंडर तो ये इलाका बन जाएगा, नुकसान तो इस इलाके का हो जाएगा। आज यूएई से बेशुमार बिजनेसमैन वो निकलना चाहते हैं, लोग अपना पैसा निकाल के भाग रहे हैं। एक एक फ्लाइट का लोग 2-2, 2.5 लाख डॉलर भी दे रहे हैं कि हमें यहां से किसी तरह निकाल दो। लोग निकलना चाहते हैं फौरी तौर पे। क्योंकि पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें रोज़ाना की बुनियाद पे बढ़ रही हैं और मेरा अंदाज़ा ये था कि 2 रुपये 3 रुपये रोज़ाना बढ़ाया करेंगे, तो ये जब हम 1 महीने के बाद या 15 दिन के बाद देखेंगे तो ये कीमत 20-25 रुपये बढ़ जाया करेगी। लेकिन इन्होंने रफ्तार उससे ज़्यादा रखी है। इस वक्त जो सूरत हाल है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के हवाले से, गुज़िश्ता 4 दिनों में लगातार कीमत बढ़ाते बढ़ाते डीजल की कीमत में 44 रुपये का इजाफा किया है सरकार ने, जबकि पेट्रोल की कीमत में भी काफ़ी इजाफा कर दिया। तो ये इस तरीके से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा रहे हैं। जब रोज़ाना बढ़ाते हैं तो उन्हें ये खबर नहीं आती कि 30 रुपये बढ़ गई, 20 रुपये बढ़ गई। वो रोज़ाना कभी 10 रुपये बढ़ाते हैं, कभी 12 रुपये बढ़ाते हैं, कभी इससे कम या इससे ज़्यादा बढ़ाते हैं, कभी 7 रुपये बढ़ाते हैं, कभी 6 रुपये बढ़ाते हैं। तो वो इस तरीके से थोड़ी थोड़ी करके, यानी पेट्रोल की कीमत अभी मेरे ख्याल में 6 रुपये और बढ़ाई है। एक दिन पहले उन्होंने कम की थी 35 पैसे। जब कम करते हैं तो 10 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे, जब बढ़ाते हैं तो बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो अब ये एक तरीका रह गया आवाम की जेबें काटने का। क्योंकि मैं जेबें काटने की बात इसलिए कर रहा हूँ कि जो लेवी वसूल की जा रही है वो लगभग 80 रुपये से ज़ायद है। जब आप इतनी बड़ी मिकदार में टैक्सेस लेंगे एक प्रोडक्ट के ऊपर और वो लेवी की मद में आप लेंगे जिसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, तो आप एक्चुअली मुनाफा कमा रहे हैं, पाकिस्तानियों की जेबों पे डाका डाल रहे हैं। और यही एक तरीका रह गया है मौजूदा सरकार के पास पैसे इकट्ठे करने का। बिजली महंगी करो, गैस महंगी करो, पेट्रोल महंगा करो और ज़रूरियात ज़िंदगी को महंगा कर दें। मिसाल के तौर पे जो लोग गाड़ियों के ऊपर ट्रैवल करते हैं एक शहर से दूसरे शहर में, उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि जो टोल प्लाजा थे जितने भी, जहाँ पे पहले वो टैक्स दिया करते थे बहुत कम, उनमें 200, 300% तक इजाफा हुआ है। और रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से लेकर अब तक तो कई जगहों पे 400% तक का भी इजाफा हुआ है टोल टैक्स के अंदर। तो ये पैसा पाकिस्तानियों की जेबों से जा रहा है। अब पैसे इकट्ठे करने के वो तरीके ढूंढे जा रहे हैं जो माजी में नहीं होते थे। यानी आवाम को रिलीफ दिया जाता था और कोशिश की जाती थी कारोबार में से पैसा निकाला जाए। कारोबार तो पाकिस्तान में चल नहीं रहा, तो पैसा कैसे निकालेंगे? और झूठ इनकी ज़ुबान के ऊपर है। मैं अभी देख रहा था इंडिया में जो एहतजाज हो रहा है, जिसको जेनजी एहतजाज कहते हैं, यानी जो नई जनरेशन है, नौजवान है, जो स्टूडेंट्स हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं। बड़े पैमाने पे वो निकले हुए हैं और वो अपने हुकूक मांग रहे हैं। पहले दिन भी लड़ाई होती रही, दूसरे दिन भी। फिर राहुल गांधी जो है उनको जिस तरीके से उठा के वहाँ से निकाला गया, जो अपोजिशन के लीडर हैं, वो मनाजिर भी सबने देखे। नरेंद्र मोदी के घर के बाहर वो एहतजाज करने के लिए पहुँचे और जो नौजवानों के साथ अब मारा मारी हुई, हाथापाई हुई, ये सारे मनाजिर हमने देखे। लेकिन मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर वो सहाफ़ी जो पाकिस्तान में डी चौक का कत्लेआम हो या मुरीदके का कत्लेआम हो या कश्मीरियों का कत्लेआम हो, इन सारी चीज़ों को जो सहाफ़ी जस्टिफाई करते रहे, इंसानों पर बदतरीन तशद्दुद को खुशखबरी बना बना कर पेश करते रहे कि जनाब इतने बंदों के सर खोल दिए गए, इतने बंदों की तबीयत साफ़ कर दी गई और जनाब ये किया गया। जो लोग बेचारे तशद्दुद के मारे थे, जो ज़ख्मी थे, उनका मजाक उड़ाते रहे। तो वो आज भारत में नौजवानों के एहतजाज और लाठी चार्ज को दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म करार दे रहे हैं और वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बयानिया बना रहे हैं और वो कह रहे हैं भारत में इनकलाब आ रहा है, नरेंद्र मोदी उसका रास्ता रोक रहा है, वो कितना जालिम है। जिन्होंने पाकिस्तान में गोलियां चलने को कभी जुल्म नहीं कहा, वो इंडिया के अंदर लाठी चलने को जुल्म कह रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान में और भारत में जो डीलिंग है नौजवानों के साथ या एहतजाज करने वालों के साथ, उसमें क्या मुख्तलिफ है। किसानों ने बड़ा लंबा एहतजाज किया था इंडिया में, बहुत भरपूर एहतजाज किया था, लेकिन उनके ऊपर गोलियां नहीं चलाई गई, उनके बंदे बहुत बड़ी तादाद में नहीं मारे गए। इसी तरह से नौजवानों ने जो एहतजाज किया, इसमें एक आदमी को भी गोली नहीं लगी। यानी वहाँ कितने लोग गोलियों से भून दिए गए, मेरा एक सवाल ये है। कितने लोग अभी तक, कितने नौजवान जबरी तौर पे भारत में गुमशुदा किए गए, मेरा दूसरा सवाल ये है। मेरा तीसरा सवाल ये है कि क्या भारत में इंटरनेट बंद कर दिया गया, भारत में सोशल मीडिया को बैन कर दिया गया?
मेरा चौथा सवाल ये है कि कितने नौजवान हैं जिनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज करके उन्हें दहशतगर्द करार दे दिया गया। मेरा पांचवा सवाल ये है कि गद्दारी के कितने सर्टिफिकेट्स बांटे गए और ये कहा गया कि ये सारे नौजवान गद्दार हैं और इनकी डोरियां को बैरूनी साजिश और ये वो इस किस्म के बयानिए कोई बड़ी शिद्दत के साथ नहीं चल रहे भारत में। यानी मुझे हैरत होती है कि पाकिस्तान ने कुछ भी जमहूरियत नहीं सीखी, बार बार यहाँ पे मार्शल लॉ लगा, 4 मरतबा तो यहाँ पे डिक्टेटर्स आए तो उन्होंने पाकिस्तान में जमहूरियत को पनपने ही नहीं दिया। आज भारत की पुलिस नौजवानों पे लाठी ज़रूर चलाती है, ये तो यूरोप में भी चलाते हैं। दुनिया के हर मुल्क में ये होता है कि जब हुकूमत अपने आप को ख़तरे में महसूस करती है या उन्हें लगता है कि नौजवान या अवाम कोई लाइन क्रॉस कर रहे हैं तो वो ताकत का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक लिमिट तक करते हैं। आंसू गैस चला देते हैं, धक्के देते हैं, बाज़ औक़ात लोगों को कुछ देर के लिए हिरासत में लिया जाता है, बाज़ औक़ात लाठी चार्ज किया जाता है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है पाकिस्तान में? सीधी गोलियां मार दो, बंदों को जबरी तौर पे लापता कर दो, सोशल मीडिया को मुकम्मल तौर पे बंद कर दो, जो आवाज़ निकाले उसकी आवाज़ को दबा दो। इंडिया में इन नौजवानों के घरों पे चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं किया गया। ये जो नौजवान हैं इनके घरों को भी पता है, इंडियन पुलिस को, उनकी हुकूमत को, वो इनके नामों को भी जानते हैं। इंडिया में ये नहीं कहा गया कि तमाम नौजवानों के नाम जो हैं वो यूनिवर्सिटी से कटवा दिए जाएंगे। पाकिस्तान में तो ये कहा जाता है ना। तो इंडिया में जमहूरियत पनप रही है इन एहतजाजों के नतीजे में और पाकिस्तान का मीडिया इसको ग्लोरीफाई कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान में जो एहतजाज होते हैं, कश्मीरी बैठे हैं कहते हैं शरपसंद है, गद्दार है, बलोच निकलते हैं उन्हें कहते हैं जी गद्दार है, शरपसंद है, दहशतगर्द है, पठान निकलते हैं उनको भी यही कहते हैं। आजकल मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो भी आजकल गद्दार करार दिए गए हैं। पीटीआई भी गद्दार है, टीएलपी के लोग दहशतगर्द थे वो भी गद्दार हैं, बलोच गद्दार, सारे गद्दार हैं पाकिस्तान में। लेकिन इंडिया में इस किस्म के सर्टिफिकेट्स नहीं बांटे गए और इंडिया के मीडिया ने इसको किसी और तरह लिया। हाँ, जो गोदी मीडिया है उसकी बहुत बेइज्जती भी हुई ग्राउंड में। ये पाकिस्तान में भी होगा। जिन लोगों ने जुल्म का साथ दिया, जो लोग खुद जालिम बने, जिन लोगों ने मजलूमों का मजाक उड़ाया, वो लोग तमाशा देखेंगे। जिन लोगों ने ये कहा कि लोग क्यों नहीं निकलते, लोग डर गए, बुज़दिल हैं, भाई लोगों ने निकल के 8 फरवरी को फैसला सुना दिया। अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने उस फैसले की धज्जियां उड़ाई तो क्या करें? लोगों के घरों में घुसते हैं, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं, ख़वातीन को नहीं छोड़ते, बच्चों को नहीं छोड़ते, लोगों की इज्जत पे बात आ जाती है। तो इतना जुल्म जब होगा तो लोगों के लिए मुश्किल होता है। लेकिन इसके बावजूद जो लोग निकलते हैं उनके लिए आफरीन है। और ऐसा नहीं है कि ये हमेशा होता रहेगा, एक दिन लोग निकल आएंगे तंग आकर। ये बांग्लादेश में भी हुआ, बाकी जगहों पे भी हुआ। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो जेनजी की एक तहरीक है वो पाकिस्तान की तरफ बढ़ रही है। पाकिस्तानी नौजवान तैयार रहें, उन्हें ये जिम्मेदारी एक दिन उठानी पड़ेगी। तो काकरोच जनता पार्टी उसने इंडिया में मुसीबत डाली हुई है। देखें पाकिस्तान के जो कीड़े मकोड़े हैं ये कब खड़े होते हैं और कब मुसीबत डालते हैं, क्योंकि हम तो कीड़े मकोड़े हैं ना। मैं अपने आप को कह रहा हूँ, हम तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की नज़र में ब्लडी सिविलियंस और कीड़े मकोड़े हैं। हमारी उनकी नज़र में कोई औकात नहीं है। लेकिन याद रखिए, एक दिन हम सबको उनकी औकात दिखाएंगे और वो वक्त आएगा। मेरे अल्फाज याद रखिएगा, मैं रहूं या ना रहूं, आप ही जीतेंगे, क्योंकि आप हैं पाकिस्तान के मालिक और आपका ही कब्जा होगा पाकिस्तान के ऊपर। आप ही के फैसले चलेंगे, सिक्का राइजुल वक्त आपका होगा। ये खुशखबरी मैं आज बोल रहा हूं, हो सकता है कि जब आप ये खुशखबरी मना रहे हो उस वक्त बहुत देर हो गई हो या बहुत वक्त गुजर गया हो, लेकिन एक दिन आपको ये खुशखबरी मिलेगी और पाकिस्तान पे पाकिस्तानी राज करेंगे। कोई हमारे ऊपर एस्टेब्लिशमेंट राज नहीं करेगी, बाहर से फैसले मुसल्लत नहीं होंगे। वक्त आएगा, इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। नाज़रीन, मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ आज़ाद कश्मीर पहुंचे। वो एक पंडाल था, एवरेज सा पंडाल था, वो उसको भर नहीं सके। सामने से ऐसा लगा जैसे बहुत लोग होंगे। कुछ ऐसे एंगल से वीडियोस बनाई गई, मीडिया ने उनको चलाया भी, लेकिन जो मकामी लोग हैं उन्होंने पोल खोल दिया। उन्होंने जब जूम आउट किया तो दिखाया वो तो आगे छोटा सा मजमा खड़ा है, पीछे पूरा ग्राउंड ही खाली है। नवाज शरीफ वहाँ पे हैं, मरियम नवाज़ वहाँ पे है और लोग आपस में बातें कर रहे हैं। लोगों की तवज्जो भी नहीं है ज़्यादा। आगे जो चंद 100 लोग हैं या 1-2 हज़ार लोग हैं उनकी तवज्जो है, पीछे जो है वो तो पंडाल खाली है। तो बेड़ा ही गर्क हो गया। ये 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म है जिसको लेकर गए, एक सूबे की वज़ीर आला है जिसको लेकर गए और पूरे वसाइल इस्तेमाल किए। इसके बावजूद औकात सिर्फ इतनी सी रह गई है कि एक एवरेज ग्राउंड भी नहीं भर पाए। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब नवाज शरीफ साहब परवेज़ मुशर्रफ के दौर में वापस आए थे तो उस दौर में मैंने कुछ जलसे कवर किए थे। तो एक बंदे के सीने के साथ दूसरे बंदे की पीठ लगी हुई होती थी और पंडाल में जगह नहीं होती थी, बाहर भी लोग खड़े हुए होते थे। ये हालात होते थे उस वक्त, इतनी मकबूलियत थी।
फिर जब इन्होंने बयानिया बनाया वोट को इज्जत दो, तब भी लोग बहुत बड़ी तादाद में इनके साथ खड़े थे। लेकिन जब इन्होंने बूट को इज्जत दी तो उसके बाद से अब तक आप हालत इनकी चेक कर लें। नवाज शरीफ ने